हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी माई वे। माय नेम इज़ मोहित। तो दोस्तों, आज हमने अपनी साइंस की सीरीज़ में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर को हमने दोस्तों एक ही क्लास में ख़त्म करने की कोशिश करनी है। बेसिक सा चैप्टर है, ज़्यादा डीप में हमने इस चैप्टर में नहीं जाना है। तो अगर आप चैनल पर नए हो, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलो चलते हैं, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली टर्म इस चैप्टर में दोस्तों आती है वो आती है वर्क। वर्क का मतलब होता है काम करना, अगर सिंपल भाषा में बोलें, लेकिन साइंस की भाषा में इसकी कुछ डेफिनेशन थोड़ी सी अलग होती है। तो वर्क याद रखना, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या है इसका, जो वर्क है तभी माना जाता है किया गया है किसी ऑब्जेक्ट पे अगर उस ऑब्जेक्ट पे जो आप फोर्स लगा रहे हो वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आपकी कर रही है। ठीक है जी, उसी को हम बोलते हैं कि कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है। तो सिंपल भाषा में कहें तो वो क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम एस के साथ भी डोनेट कर देते हैं। अगर मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट खोल लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ डॉट एस कॉस थीटा। बेसिकली यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा हमारा दोस्तों बेसिकली एंगल है किसके किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अगर आप ये डायग्राम को ध्यान से देखोगे बेसिकली, तो ये कोई इंसान है, वो इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ फोर्स लगा रहा है, मतलब नीचे की तरफ इसकी क्या लग रही है, फोर्स। ऑब्वियस ही बात है, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है, लेफ्ट से लेके राइट की तरफ। तो ये मेरे पास क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट। नीचे की तरफ एंगल पे कुछ ना कोई एंगल पे लग रही है फोर्स। जो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बन रहा है इसी को हम कहते हैं थीटा। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। ऐसा यूनिट वर्क की क्या है, ऐसा यूनिट वर्क की है जूल। ठीक है जी, तो अगर मैं उस एक्सप्रेशन में उसकी वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर आ जाए। क्यों, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। ठीक है जी, और डिस्प्लेसमेंट हमें पता है क्वांटिटी है जिसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। ठीक है, तो याद रखना ये बात, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर। तो जूल होगी वर्क की, एनर्जी की यूनिट, और जूल वर्क की यूनिट हमेशा सेम होती है। बाकी जब हम एनर्जी के बारे में करेंगे तो हम उसकी यूनिट्स भी सारी देखेंगे कौन कौन सी हमने याद रखनी है। वर्क वैसे याद रखना स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये बात का भी ख्याल रखना। वर्क हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर और वेक्टर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्योंकि मेरे को पता है फोर्स वैसे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन जब वो दोनों की हम क्रॉस प्रोडक्ट खोल देते हैं तो वो हमारे पास स्केलर बन जाती है। ठीक है जी, तो याद रखना ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद चलते हैं आगे। वर्क तीन तरह का होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। पॉजिटिव कब होता है, जब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में हम अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं, उस कंडीशन में हम पॉजिटिव वर्क बोल देते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है बेसिकली, तो उस कंडीशन में हम वर्क को नेगेटिव बोल देते हैं। और अगर डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है उस केस में दोस्तों हम जीरो वर्क बोल देते हैं। ये लास्ट थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, इसमें स्टूडेंट्स को थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है। तो ये हम डायग्राम के साथ देखेंगे ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये डायग्राम देखो, तो फॉर एग्जांपल ये कुली है जिसने अपने सर पे ये लोड को रखा हुआ है। तो दोस्तों, अगर ये कुली चाहे 5 घंटे तक अपने सिर पे ये लोड उठाकर अगर ये किसी स्टेशन पे खड़ा रहेगा तो वो वर्क डन जीरो ही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। अगर ये चल पड़ा उस केस में आप बोल सकते हो कुछ ना कुछ वर्क हुआ, लेकिन अगर वैसे देखें तो वैसे तो ये काम कर ही रहा है क्योंकि इसने वो लोड को अपने सिर पे उठा रखा है। लेकिन हम फिजिक्स की भाषा में इसको जीरो ही मानते हैं वर्क डन। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो रहा है। और फोर्स अप्लाइड कौन सी डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलरली। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि वर्क का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, एफ डॉट एस। अगर मेरे पास दो कंडीशंस होगी जिस कंडीशंस में हमारा वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो। अगर तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तब भी वर्क जीरो है। और अगर फोर्स मेरे पास परपेंडिकुलर होगी मतलब 90 डिग्री की होगी, उस कंडीशन में भी तो जीरो आ जाए। क्यों, क्योंकि मेरे को पूरा जो फॉर्मूला है वो क्या, एफ एस कॉस थीटा। और मेरे को पता है कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है,
अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हो तो मेरे को पता है cos 90 की वैल्यू होती है 0। उस केस में भी आपका वर्क डन 0 आ जाएगा। मतलब दो कंडीशंस में वर्क डन आपका 0 आ जाएगा, जब आपकी फोर्स क्या है, एक तो परपेंडिकुलर या फिर डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाए। तो दोनों केसेस में आप बोल सकते हो आपका जो वर्क डन है वो 0 है। अब चलते हैं हम दोस्तों आगे। अब दो तरह की दोस्तों फोर्सेस होती हैं। एक होती है आपकी कंजर्वेटिव फोर्सेस, दूसरी होती है आपकी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव के बारे में आपने सीधी सी बात याद रखनी है, ऐसी फोर्स जो अपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करे और उसके पाथ या नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड ना करे कि वो कौन से पाथ से बॉडी फॉलो कर रही है, उसको ना उस पर वो डिपेंडेंट हो, और बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे ही वो डिपेंडेंट हो, उसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और जो नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड करे, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंडेंट ना हो, उसे हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्सेज होगी। कंजर्वेटिव की एग्जांपल क्या आ जाएंगी हमारी, ग्रेविटेशनल फोर्सेज होगी। ठीक है, वो आपकी इसकी एग्जांपल आ जाएंगी। ठीक है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन द क्लोज्ड पाथ में हम 0 कंसिडर करते हैं, लेकिन इस केस में हम क्लोज्ड पाथ पे 0 को नहीं कंसिडर करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ये फोर्स होती है वो तो पाथ पे फॉलो कर रही है ना, इसमें तो पाथ का तो कोई मतलब ही नहीं, ये तो जस्ट फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंडेंट हो रही है। तो इस केस में तो वो 0 बोल ही सकते हो, क्योंकि बॉडी अगर वहीं पे आ गई तो क्लोज्ड पाथ पे 0 हो जाएगी, लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा। ठीक है जी। अब हम देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। इसकी एग्जांपल्स दोस्तों याद रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे आ रखा है। परफेक्ट एग्जांपल है ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, जो चार्जेस के बीच में होती है वो भी इसी की एग्जांपल। इसमें नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शन, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस, टेंजेंट, ठीक है, टेंशन होगी, टेंशनल फोर्स जो होती है स्ट्रिंग में, वो सारी की सारी नॉन कंजर्वेटिव की आपकी एग्जांपल्स होगी। ठीक है, एग्जांपल्स को थोड़ा सा गौर कर लेना, सीधी सी बात याद रखना। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी पे डिपेंडेंट हो, जो ना डिपेंडेंट हो वो नॉन कंजर्वेटिव है। अब हमने दोस्तों एक नई टर्म के बारे में जानना है जिसका नाम है पावर। ठीक है जी, पावर क्या है? द रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम बोलते हैं पावर। ठीक है जी, कितनी क्षमता होगी किसी बॉडी की। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, पावर। इसकी एसआई यूनिट दोस्तों क्या होती है, वॉट। एक इसकी और यूनिट होती है हॉर्स पावर। ठीक है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं याद रखना, एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ठीक है, इसका मैथमेटिकल याद रखना, न्यूमेरिकल बार बार कह रहा हूँ इसी टॉपिक से बनना है। मैंने बहुत बार देखा है वो इसी टॉपिक से न्यूमेरिकल को पकड़ता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो कमर्शियल यूनिट है वो बेसिकली वहाँ से न्यूमेरिकल को उठाने की कोशिश करता है। ठीक है, डेफिनेशन पूछे तो वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम बोलते हैं बेसिकली आपका पावर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ऐसे यूनिट मैंने आपको बता ही दी है, वॉट है। अगर आपने मैथमेटिकल पुट करनी है तो उसमें जूल पर सेकंड आ जाएगी। और इसकी यूनिट कौन सी, एक तो किलोवाट होती है, एक इसकी हॉर्स पावर होती है। ये पेपर में आता है जी। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746। 756 नहीं होते हैं, ऑप्शन में 756 थी और बच्चे याद है 756 पर टिक कर आए। ठीक है, तो याद रखना ये बात, 746 है जी, 4 है यहाँ पर। ठीक है, याद रखना ये बात। तो जितनी भी नॉलेज हो ना आपको उसमें क्लैरिटी रखा करो। ठीक है, लेस इज मोर। तो जितना पढ़ना है चाहे कम पढ़ लो, लेकिन वो आपको क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, पता है ना। तो एक हॉर्स पावर में अगर 746 है, बस आपको क्लियर होना चाहिए कि 746 ही है। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं आप लोगों ने करनी है। एक और बात आपने देखा होगा, जो हमारे घरों पे बल्ब वगैरह लगे होते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि ये बल्ब 100 वाट का है, 200 वाट का है, समथिंग समथिंग। तो ये बेसिकली क्या बताता है, जो ये वाट होता है बेसिकली हमें उसकी पावर का ही बताता है। मतलब कहने का भाव ये है, अगर कोई 100 वाट का बल्ब है तो इट कंज्यूम 100 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर सेकेंड। ठीक है, तो याद रखना ना, ये पावर है क्या, वर्क डन पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम भी आप बोल सकते हो। तो बेसिकली मतलब क्या है, जो ये 100 वाट का बल्ब है ये 100 जूल्स ऑफ एनर्जी पर सेकंड में खा रहा है। ठीक है, इसका ये प्रैक्टिकली मतलब है। अब चलते हैं आगे। हाँ जी भी, एक और टर्म है इसमें, एनर्जी। एनर्जी को हिंदी में कहते क्या है, ऊर्जा। ठीक है, तो वैसे अगर इसको डेफिनेशन पढ़ें,
द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी और वर्क की मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि एक ही यूनिट्स होती हैं, तो इसकी एसआई यूनिट भी बेसिकली दोस्तों जूल ही है। एनर्जी बेसिकली दोस्तों वैसे दो तरह की है, एक होती है काइनेटिक और पोटेंशियल, लेकिन एक और तरह की एनर्जी भी होती है मैकेनिकल एनर्जी, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। लेकिन ये तीनों एनर्जीज आपको क्लियर होनी चाहिए, अब हमने इनके बारे में ही पढ़ना है। अब एनर्जी की ना दोस्तों कुछ और यूनिट्स होती है जो आपके एग्जाम में आती है। एक होती है किलोवाट पर आवर, ये कमर्शियल यूनिट है। कमर्शियल का मतलब जो हमारे घरेलू उपयोग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है बेसिकली वो भी हमारा इसी यूनिट के बेस पे आता है, तो ये याद रखना, इट इज़ इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर में बेसिकली कितने होते हैं एनर्जी के जूल, तो याद रखना भी ये एक्सप्रेशन भी 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ये एक्सप्रेशन भी आपको याद होना चाहिए। अगर तो याद हो अच्छा है, अगर ना याद हो एग्जाम में सॉल्व कर लेना। ठीक है, 1 किलोवाट है मेरे को पता है 1000 वाट होते हैं, एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं 3600 सेकंड, तो मैंने इसी को सॉल्व किया बेसिकली। तो अगर ये पॉइंट को वो आगे पीछे कर दे तो यहाँ पर भी चेंजेस आ जाएंगे। मेरा कहने का भाव ये है, अगर 36 को मेरे को इस पॉइंट को यहाँ लेके आना है, इसको 36 बनाने के लिए, तो मैं क्या करूँगा बेसिकली 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड ही बेसिकली करूँगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा क्या आ जाएगा 10⁵ जूल आ जाएगा 30, अगर आपने 36 लिख दिया। तो मैंने ये कहा है आपको ये सारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। अब बेसिकली कुछ इसकी और यूनिट्स भी होती हैं। एक तो मैंने किलोवाट आवर बताई, एक और होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बेसिकली होती है जो वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जाता है, उसी को हम बेसिकली कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, ये भी याद रखनी है आपको, यूनिट इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में। बाकी इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज होता है कि नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम केमिस्ट्री अपनी स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों बेसिकली मैंने आपको तीन एनर्जी बताई थी, कैनेटिक, पोटेंशियल और मैकेनिकल। अब हमने इन तीनों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। सीधी सी बात याद रखना, जो मूविंग बॉडी या चलती हुई बॉडी में होती है एनर्जी उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जो रुकी हुई बॉडी में हो उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी दोस्तों आपने याद रखना है, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो अगर मेरा मास डबल हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर मैंने वेलोसिटी को डबल कर दिया तो मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 गुना हो जाएगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर आ जाता है, मतलब अगर ये 1 से बढ़ रहा है तो ये 2 के साथ बढ़ेगी। ठीक है, तो ये है इसका फॉर्मूला। डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी है, जो चलती हुई या मूविंग बॉडी में हो उसे हम कहते हैं बेसिकली काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये इसके एग्जांपल हो गए मीटियोर्स, वॉकिंग, थ्रोइंग ए बॉल, फॉलिंग, फ्लाइंग एयरपोल। ठीक है, याद रखना, वैसे जस्ट थोड़ी सी बातें आपको याद होनी चाहिए। अब चलते हैं आगे। पोटेंशियल एनर्जी जो किसी बॉडी की या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से हो, जहाँ सिंपल भाषा में किसी रुकी हुई बॉडी में, उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला दोस्तों बेसिकली क्या होता है, mgh, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, मतलब जो हाइट पे डिपेंडेंट हो। फॉर एग्जांपल ये कोई मान लो ऑब्जेक्ट है, अभी इसने बॉल को नीचे नहीं फेंका, तो बॉल में क्या है बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी है। तो जैसे इस इंसान ने बॉल को नीचे फेंक दिया तो बॉल अब क्या आ गई, मोशन में आ गई, तो बेसिकली आपकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 होगी और वो सारी की सारी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो ये बात का भी ख्याल रखना। अब चलते हैं आगे। अगर सिंपल वे में इन दोनों के फॉर्मूलों को मैं कंपेयर करूँ तो ये हाफ mv² है, ये हमारा हो गया mgh के बराबर, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। ठीक है, जी हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। अब तीसरी एनर्जी जो होती है वो होती है मैकेनिकल एनर्जी। ये बेसिकली है क्या, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है जी, अगर आपने दोनों एनर्जीज को ऐड कर दिया तो आपकी क्या बन जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी। दोस्तों जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ा था, ऐसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होता है। एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती।
अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी है तो जैसे ही वो बॉडी मूविंग अपनी पोजीशन में आ गई, तो ये इसका मतलब ये नहीं होता कि पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म होगी। होता क्या है, बेसिकली वो पोटेंशियल एनर्जी आपकी सारी की सारी किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कहने का मतलब ये है एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं की जा सकती। यही कहता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट ये पॉइंट जानने का है कि द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट या फिर नेवर चेंजेस। ठीक है, ये बात का भी ख्याल रखना, ये एक यूनिवर्स लॉ है, नो मैटर वेयर इन द यूनिवर्स इज। ठीक है, आप कहीं भी हो सकते हो, ये लॉ तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। यही कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको जैसे ही बताया था कि मान लो मैंने किसी बॉल को किसी हाइट से नीचे फेंका है, तो इसका मतलब क्या था, बेसिकली ये नहीं था मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई है। पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होती रही जैसे जैसे आपकी हाइट डिक्रीज होती रही। इसका मतलब क्या था कि एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस में हो रही है। मतलब एफिशिएंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट की एनर्जी कभी भी 100% नहीं हो सकती, वो डिसिपेट तो होनी है। लेकिन एक्चुअली जैसे जैसे वो जो बॉल था वो स्पीड आपका गेन कर रहा था, जैसे वो ग्रेविटी की तरफ आ रहा था, उसमें किनेटिक एनर्जी आ रही थी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपकी जो थी वो बेसिकली कन्वर्ट हो रही थी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो जैसे ही बॉल फॉल हुई इसकी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली कन्वर्ट हो किनेटिक एनर्जी में, और जो सम ऑफ एनर्जी था वो हमेशा कांस्टेंट ही रहा थ्रू आउट द जर्नी। यही हमारा बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है। अब दोस्तों हमने बेसिकली लास्ट टॉपिक करना है इस चैप्टर का, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर आपका ये चैप्टर दोस्तों खत्म हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, जैसे हीटर होता है, वो बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, गीज़र्स हो गया, तो वहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे आप गीज़र को ऑन कर रहे हो, इलेक्ट्रिक आप तो करंट दे रहे हो, लेकिन वो करंट क्या हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, जिसकी वजह से आपका जो पानी है वो गर्म हो रहा है। तो जो तो मैंने ये हाईलाइट कर रखे हैं ये तो आपको पक्के याद होने चाहिए भी, ये तो एग्ज़ाम में आएंगे। बाकी आपने जस्ट बेसिकली दोस्तों अपने दिमाग से थोड़े से एक बार जल्दी से निकाल लेने हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली देखोगे तो ये आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो आपने इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिसिटी किस में कन्वर्ट हुई, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी में। ठीक है, यहाँ हीट भी लिख लेना, इलेक्ट्रिक एनर्जी में हमारी कन्वर्ट होगी लाइट एनर्जी में। इलेक्ट्रिक आयरन जो प्रेस होती है हमारी, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में। लाउड स्पीकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, साउंड एनर्जी में। माइक्रोफोन को इसके साथ में मिक्स मत कर देना। ठीक है, सोलर वाटर हीटर लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है जी, हीट एनर्जी में। सोलर सेल लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। डायनेमो या इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं इसको, ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में भी जब हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। गैस स्टोव केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में। कुछ और भी हैं वो भी हम देखेंगे अभी। ठीक है, कार बैटरी याद रखना भी। कार बैटरी में एसिड कौन सा होता है भी बताओ, वैसे केमिस्ट्री में करेंगे, याद रखना H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ ऑल एसिड्स। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। स्टीम इंजन हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी में, याद रखना ये। ठीक है, बर्निंग ऑफ फ्यूल केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में। माइक्रोफोन साउंड एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी में। स्पीकर इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, साउंड एनर्जी में। स्टोन फॉलिंग के बारे में या बॉल थ्रोन के बारे में मैंने आपको अभी बता ही दिया, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में। टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। या टरबाइन आपका हो गया यूज़ कहाँ पे होता है, बेसिकली डैम्स वगैरह में हो गया। ठीक है, याद रखना है सारी बातें। इलेक्ट्रिक मोटर तो ध्यान से कर लेना। ठीक है, हम देखते हैं अगला टॉपिक है आज। अब बेसिकली दोस्तों हम न्यूमेरिकल्स की तरफ ही जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको ये छोटा सा टॉपिक और क्लियर होना चाहिए, टाइप्स ऑफ कोलिजन। ठीक है, ये आता है एग्जाम में, इसलिए मैंने ये टॉपिक आपको हल्का सा करवा देना ऊपर ऊपर से। कोलिजन का दोस्तों सबसे पहले मतलब क्या है, कोलिजन का दोस्तों सिंपल सा मतलब होता है अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकरा रहे हैं उसको हम बेसिकली
बोल देते हैं कोलिजन। तो कोलिजन हमारा दो तरह का होता है बेसिकली, एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है हमारा इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इन दोनों में सबसे पहले डिफरेंस एग्जाम में पूछता है, तो ये पता होना चाहिए। एक होती है इलास्टिक, एक होगी इनइलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में सारा कुछ ही कंजर्व होगा, किनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, टोटल एनर्जी, फोर्सेस इन्वॉल्व क्या होंगी, कंजर्वेटिव। ठीक है, इस केस में जो फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी वो होगी कंजर्वेटिव। इसमें क्या होगी, इन इलास्टिक में नॉन कंजर्वेटिव। इसमें बेसिकली इन इलास्टिक कोलिजन में हमारी कैनेटिक एनर्जी नहीं कंजर्व्ड होती है, बाकी सारा कुछ कंजर्व्ड होगा, लेकिन कैनेटिक एनर्जी याद रखना जी इंपॉर्टेंट है, इसमें वो नहीं कंजर्व होगी। ठीक है, टोटल कैनेटिक एनर्जी हमारी फाइनल के इनिशियल हमारी फाइनल के बराबर नहीं होगी। ठीक है, जो वो ऐसा कुछ होता है कि वो हमारी जो कैनेटिक एनर्जी वो लॉस हो जाती है, जो बेसिकली हमारी हीट की फॉर्म में बाहर आ जाती है। ठीक है, कुछ एनर्जी लॉसेस की वजह से। सीधी सी बात याद रखना, इलास्टिक कोलिजन में कैनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, इन इलास्टिक में हमारी कैनेटिक एनर्जी नहीं कंजर्व्ड होती है। और डिफरेंस देखना, मोमेंटम कंजर्व्ड है, इसमें भी कंजर्व्ड है, कैनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, इसमें नहीं है। फोर्सेस क्या है, कंजर्वेटिव, जैसे मैंने आपको भी बताया पिछली स्लाइड में, इसमें क्या है, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया है। मैकेनिकल एनर्जी डिसिपेट होती नहीं है, क्यों, क्योंकि किनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड इसमें होती है जी, किसकी फॉर्म में, हीट, लाइट, साउंड की फॉर्म में। ठीक है, जल्दी से पढ़ लेना, बस मेन किनेटिक एनर्जी का याद रखना और कुछ नहीं, ज़्यादा टेंशन लेनी इसकी। ठीक है जी, और अगर मैं कोलिजन की बात करूँ, ठीक है, ये हमारी एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। कोलिजन के बाद जैसे मान लो ये दोनों आपस में टकराई बॉल्स, तो हमारा कोलिजन हो जाता है बेसिकली। तो अब हमने कुछ इसके मैथमेटिकल्स भी देखने हैं। ठीक है, ध्यान से देख लेना, ऊपर ऊपर से ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। सबसे पहले देखते हैं इलास्टिक कोलिजन होता है क्या है बेसिकली। ठीक है, अब मान लो अगर किसी दो ऑब्जेक्ट्स को कोलाइड करवाना है, तो ये तो मेरे को बात पता ही है, एक ऑब्जेक्ट की मेरे को इनिशियल वेलोसिटी तो बेसिकली ज़्यादा रखनी पड़ेगी दूसरे से, तभी तो कोलिजन होगा। तो मेरे को पता है बेसिकली मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो ये इसका पहला इंप्रेशन बन गया। ठीक है, किनेटिक एनर्जी की बात करें, ये इसका दूसरा इंप्रेशन बन गया। ठीक है, हाफ मेरे को पता, हाफ एम वी वन स्केयर, ये दूसरी की होगी, जो ये वाली ऑब्जेक्ट है वी टू स्केयर। और टकराने के बाद जब ये जो आपकी पार्टिकल्स हैं, ये दोनों दोनों अब डिफरेंट डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, सेम डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, तो तब बेसिकली क्या होता है, बेसिकली किनेटिक एनर्जी इसमें ये आ गई, और फाइनल आपकी दूसरी बॉडी की ये आ गई। ठीक है, तो मैंने जस्ट ये आपका पहला इंप्रेशन हो गया, ये दूसरा इंप्रेशन हो गया। इन दोनों को जब आप दोस्तों सॉल्व कर लोगे, तो आपके पास V1 फाइनल भी आ जाएगी, इनिशियल भी आ जाएगी, तो आपके पास ये आपका इंप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, V1 क्या होगी आपकी पहले वाले की फाइनल वेलोसिटी, V2 क्या होगी दूसरे वाले की फाइनल वेलोसिटी। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, तो ये मैंने इन दोनों को ही बेसिकली सॉल्व किया है, इसी से ये आपका इंप्रेशन बना है। अब हमने देखना दोस्तों इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में और इलास्टिक कोलिजन बेसिक सा अगर मैथमेटिकल डिफरेंस बोलूं, इस केस में हम क्या बोल देते हैं, जो ये मेरी दूसरे वाली बॉडी है, ये बेसिकली रेस्ट पे है, M2 रेस्ट पे है, और M1 की कुछ ना कुछ आपकी वेलोसिटी है। मोमेंटम तो इसमें भी कंजर्व्ड है। ठीक है, M1 V1 प्लस M2 V2, तो V2 मेरे पास क्या आ गया आपके पास, इस केस में जो M2 का जो आपका आएगी वेलोसिटी, वो आपके पास क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो इसीलिए मेरे पास जो मोमेंटम बन गया M1 V1 बन गया, और आफ्टर द कोलिजन M1 प्लस M2 V2। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जैसे मैंने कहा है M2 रेस्ट पे है, वो तो जीरो है, मतलब मेरे पास U1 की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। इसीलिए मेरा ये आपका मोमेंटम बन गया। किनेटिक एनर्जी की बात करूं, हाफ M1 V1 स्केयर प्लस हाफ M1 U1 स्केयर, U1 जीरो है, इसीलिए मेरे पास वो जीरो आ गया। इस केस में जब आपकी कोलिजन हो चुकी है, ये बॉडी इस पे टकराई, तो इन दोनों की स्पीड तो स्पेस सेम मान लेते हैं हम, तो वो सेम जो वेलोसिटी के साथ जा रही है उसे हम V2 मान लेते हैं। ठीक है, तो वो तो उस केस में क्या आ जाएगा, ये V2 तो कॉमन आ जाएगा, तो बीच में M1 प्लस M2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास दूसरा इंप्रेशन आ गया किनेटिक एनर्जी का। अब जैसे कि पता है किनेटिक एनर्जी इस केस में हमारी कंजर्व्ड नहीं है, तो कुछ ना कुछ लॉसेस तो होंगे ना बेसिकली। तो एक इसका
रेट अगर की बात करूँ तो ये तो आ गया, ये किनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन इनिशियल। ठीक है, जो लॉस हुई है बेसिकली इनको माइनस कर देना। ठीक है, माइनस का मतलब फाइनल किनेटिक एनर्जी, मतलब ये वाला इंप्रेशन इससे माइनस जब आप कर दोगे बेसिकली, तो आपके पास ये आ जाएगा इंप्रेशन। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये था आपके पास इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का टॉपिक। अब हमने दोस्तों कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं, सिंपल से मैंने करवाने हैं, और जल्दी जल्दी हम इस चैप्टर को ख़त्म फिर कर देंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़ो। हाँ जी भी देखो, सबसे पहले न्यूमेरिकल देखे ना पैनिक ना होया करो, सबसे पहले उसको शॉर्ट में कन्वर्ट कर लिया करो, लिखते रहा करो क्या कुछ दे रखा है। हाँ जी भी, और अगर फॉर्मूला याद है फिर तो न्यूमेरिकल आपका हो जाएगा, ये मैं गारंटी ले लेता हूँ। हाँ जी भी, किसी बॉडी का मास कितना है, 12 kg। यूनिट्स को एक में ले आना, ठीक है, एक ही टर्म्स में, अगर किलोग्राम में है तो किलोग्राम में ले आओ। ठीक है, तो अगर ग्राम में है तो सारी को ग्राम में ले आना। हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट ए सर्टन हाइट अबव द ग्राउंड। ठीक है, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, पोटेंशियल एनर्जी भी दे रखी है, लिख लो फिर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है, 480 जूल। फाइंड द हाइट, हाइट निकालनी है जी, लगाओ क्वेश्चन मार्क। जी की वैल्यू भी दे रखी है, सिंपल सा है न्यूमेरिकल। तो मेरे को पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। पोटेंशियल एनर्जी क्या दे रखी है, 480। मास क्या दे रखा है, 12। ग्रेविटी क्या दे रखी है, 10। हाइट हमने निकालनी है तो सॉल्व कर लो, जीरो के साथ जीरो कट गई, हाइट मेरे पास क्या आ गई, तो वो ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली आपका 4 मीटर की हाइट पे पकड़ रखा है। किनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। सीधी सी बात है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा करना, अगर फॉर्मूला याद है तो ये न्यूमेरिकल आपका हो जाना चाहिए था, प्रीवियस ईयर से मैंने उठाया है। ठीक है, याद रखना ये बात। हाँ जी भी, अगला देखो न्यूमेरिकल पढ़ो पहले ध्यान से। हाँ जी भी, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, वाट 60 वाट का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझो। इसका मतलब मेरे को पावर दे रखी है, पावर उस इलेक्ट्रिक बल्ब की दे रखी है जो कि है 60 वाट। इज़ यूज्ड फॉर 6 आवर पर डे। ठीक है, टाइम मेरे को क्या दे रखा है, 6 आवर। कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन डे। ठीक है, एक दिन की बात हुई है, अभी एक दिन में कितने यूनिट्स कंज्यूम्ड हो रहे हैं उस बल्ब के द्वारा। मेरे को पता है पावर का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम लिख दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं। पावर कितनी दे रखी है, 60 वाट। टाइम कितना दे रखा है, टाइम तो आर में है, तो फिर जहाँ तो पावर को किलो वाट में कन्वर्ट कर लो, क्या आ जाएगा, 0.06 किलो वाट आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, 0.06 आ जाएगा। कितने टाइम के लिए यूज़ कर रहे हो, 6 घंटे के लिए। ठीक है, ये पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एनर्जी मेरे पास निकल आएगी। 6 × 6 36, दो जीरो हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.36 किलो वाट पर आवर हम आपकी एनर्जी यूज़ हो रही है। अब आप कहोगे कि सर आइए आपने किलोवाट में क्यों कन्वर्ट की, मैंने दोस्तों अभी आपको बताया था, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल या कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है वो हमेशा आपने किलोवाट आवर में निकालनी है, ये गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स होती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है, अगर ये सेकंड में होता तो मेरे को इसको आर में कन्वर्ट करना पड़ना था। तो मतलब क्या है, कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है आपकी, 0.36 यूनिट्स कंज्यूम्ड हुए हैं एक दिन में, क्योंकि इसने बोला ना कि 6 घंटे डेली हम उसे चला रहे हैं, तो 6 घंटे में वो सिर्फ 0.36 यूनिट्स कंज्यूम्ड कर रहा है। ठीक है, तो हमें पता होता है कि हर गवर्नमेंट ने, हर स्टेट की एक अपनी एक ना यूनिट वैल्यू होती है। कुछ स्टेट्स में 10 रुपये पर यूनिट है, कुछ स्टेट्स में 20 रुपये, तो उस हिसाब से हमारा बिल आ जाता है। ठीक है, तो एक यूनिट हमारा 0.36 के बराबर है, जितनी उसकी वैल्यू होगी वो आप इसको मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ। ठीक है, अगर किसी स्टेट्स में 10 रुपये के हिसाब से है, तो अगर वो एक यूनिट बल्ब ले रहा है तो बिल कितना आएगा, 10 रुपये। ठीक है, तो ये बात का भी ख्याल रखना। तो दोस्तों ये था आपका चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। मैंने बहुत ही जल्दी कराने की कोशिश करी है, सिंपल वे में कराया है, इतना कर जाना गारंटी लेता हूँ बहुत है। ठीक है, बाकी थैंक यू, अगर कोई डाउट आए तो मेरे से पूछ लेना।
ठीक है जी, ओके।